हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान की जय होनी चाहिए क्योंकि विज्ञान ने अपना परचम हर क्षेत्र में लहराया हुआ है। तो आपसे विनती है, आप विज्ञान को जितना ही अपनाएंगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो हाजिर हूँ इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो के साथ, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए लाया हूँ राष्ट्रीय आविष्कार अभियान परीक्षा 2025। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले यानी कि 28 विज्ञान दिवस के दिन मैंने एक इसका पार्ट 1 लाया था, क्योंकि उस समय हमारे भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी के जो खोज उन्होंने किया था, उनके उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। बड़े अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। हम लोग भी काफ़ी अच्छे से धूमधाम से मनाए थे। तो विज्ञान को जानिए, जितने ही जानेंगे आप उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, लाभप्रद होगा। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। यहाँ पर देखिए, पहले मैंने 10 बहुत अच्छे क्वेश्चन, टॉप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन करवाया था मैंने, जो कि लगभग किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ख़ास ये चीज़ है। चाहे आप जो है नेट की करते हो, जीआरएफ की करते हो, यूपीपीएससी की, यूपीएससी की, यूपी टेट की, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी चीज़ तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, मैं उसके लिए आया हूँ, उसी का अगला पार्ट लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ अगला पार्ट इसका दोस्तों अगला पार्ट ये है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी सबसे हल्की गैस है। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, ये जो है उस पार्ट का अगला पार्ट है। वो उसमें लगभग मैंने 10 क्वेश्चन को कवर किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये दोस्तों 11वां क्वेश्चन है। ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसमें दोस्तों क्या है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, को हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या चीज़ है। जी जी, नहीं नहीं, आप सोच रहे हैं कि ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब ये सोच रहे हैं कि ये होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। तो ये देखिए, आप सोच रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या फिर सोच रहे हैं नाइट्रोजन होगा, या फिर सोच रहे हैं ऑक्सीजन होगा। तो बिल्कुल नहीं, ये तीनों नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों, हाइड्रोजन है। तो आपने देखा होगा, जो बैलून होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस भर जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो उसको जब भरने के बाद छोड़ा जाता है बैलून को, तो वो देखिए अपने आप धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है दोस्तों। तो इसलिए माना जाता है क्या है, हाइड्रोजन एक हल्की गैस है बाकी इन तीनों से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों। इसका आंसर आप बहुत ध्यान से देंगे, बहुत ध्यान से समझ कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है त्वचा, दूसरा है हृदय, तीसरा है यकृत, चौथा है छोटी आंत। इसमें आपको बताना है दोस्तों कौन सी सबसे बड़ी अंग है आपके शरीर का, यानी कि हमारे शरीर का। त्वचा है कि हृदय है या फिर यकृत है या फिर छोटी आंत। छोटी आप जानते हैं बहुत लंबी होती है दोस्तों। यकृत ये भी होता है, इत्तु सा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद हृदय भी इत्तु छोटा सा होता है। त्वचा के बारे में ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो नहीं बताया दोस्तों, देखिए हम बता रहे हैं। तो क्या है ये दोस्तों, सबसे बड़ा अंग, अगर आपको नहीं मालूम है तो बता दो, आपके सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है दोस्तों। नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं कि यकृत है, यकृत बिल्कुल नहीं दोस्तों, यकृत छोटा होता है। त्वचा देखिए, अभी पूरी खाल आपकी निकाल दी है, तो सबसे बड़ा वही होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला देखिए, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, बुध है। इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो अर्थ है या फिर मार्स है या फिर वीनस है या फिर मरकरी है, आपको इसमें बताना है कौन सा दोस्तों। नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखा, आप सोच रहे हैं कौन सा है, मंगल। जी मंगल है, ऐसा बिल्कुल नहीं, गलती मत करना दोस्तों। लाल के चक्कर में मंगल मत मार देना दोस्तों।
तो ये क्या है, शुक्र है। ये क्या है, शुक्र है दोस्तों। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, जान लीजिए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारे पास 14वां क्वेश्चन, बैटरी के आविष्कारक कौन हैं। आपको बताना है बैटरी के आविष्कारक कौन हैं। तो एडिसन है कि फैराडे हैं, एलेसांड्रो वोल्टा हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन से हैं आपको बताना है दोस्तों। चलिए बताइए। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें दोस्तों हैं क्या, एडिसन। एडिसन तो भैया थॉमस एल्वा एडिसन जी ने बल्ब का आविष्कार किया था, फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। तो तीसरा कौन सही है, एलेसांद्रो वोल्टा ने ही क्या किया था, शुष्क बैटरी जो होती है, जो टॉर्च में लगती है, उसका आविष्कार किया था दोस्तों। तो ये है एलेसांद्रो वोल्टा जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला है दोस्तों 15 क्वेश्चन हमारे पास अगला आ गया है। आपको ये बताना है हवा की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। हवा की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। नंबर 1 है लोकोमीटर, नंबर 2 है एनीमोमीटर, नंबर 3 है एरोमीटर, नंबर 4 है बैरोमीटर। आपको बताना है इसमें कौन सा है। आपके पास 5 सेकंड का समय है, ज़रा देख के बताइए ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो लोकोमीटर कहाँ है, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। बैरोमीटर जो होता है वो वायु की दाब नापने के लिए होता है। वायु का दाब जो होता है पहाड़े, उसमें वायुमंडल में जो होता है उसका दाब मापने के लिए होता है दोस्तों बैरोमीटर। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये कौन सा है दोस्तों, एनीमोमीटर है। कौन सा है ये, एनीमोमीटर है। चलिए अगला देखते हैं हमारे पास 16वां है, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं दोस्तों। तो पहला है इसका सूर्य के घूमने से, दूसरा है पृथ्वी के घूमने से, तीसरा है चंद्रमा के घूमने से, चौथा है इनमें से किसी से नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है सही आंसर क्या है इसमें। सही आंसर क्या है इसका, दूसरा है पृथ्वी के घूमने से क्या होते हैं दोस्तों, दिन रात होते हैं। अगर आपको जानना है कैसे होते हैं, पूरा डिटेल्स में जानना है, तो आपको कमेंट में ज़रूर लिखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए अगला हमारा है 17 है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन है। ये देखो, अब तो गर्म ग्रह की बात हो रही थी, अब ठंडा स्थान हो गया। वाह भाई क्या बात है। तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है दोस्तों। आर्कटिक है, अलास्का है, साइबेरिया है, या अंटार्कटिका है, क्या है। आप बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, तो नहीं पता आपको, हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान क्या है, अंटार्कटिका है। कौन सा दोस्तों, अंटार्कटिका है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है, अंटार्कटिका है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है, अंटार्कटिका। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है -89.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान हो जाता है, यानी कि 89.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। या फिर फ़ारेनहाइट में कहें तो -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सन 1983 को, 21 जुलाई 1983 को इतना जो अभी मैंने बताया, इतना तापमान वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। तो इतना जान लीजिए कहाँ पर है ये। तो जो दोस्तों के यहाँ अंटार्कटिका जो है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, बेहद ठंडा मौसम वाला जगह है यहाँ पर है। या और ये दोस्तों कहाँ पर है, या दक्षिणी महासागर के चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगला क्या है, अगला हमारे पास क्या है, अगला है दोस्तों सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों, अंटार्कटिका होगा। तो अगला है दोस्तों 18 क्वेश्चन हमारे पास, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है।
विद द लार्जेस्ट मैमल्स ऑफ द अर्थ, यानी कि इसमें क्या है, व्हेल है, हाथी है, गैंडा है, एनाकोंडा है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा है इसमें, चलिए बताइए। हाँ 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 हाँ, हाथी, हाथी नहीं, साथी नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर है व्हेल। इनसे कौन सा है, नीली व्हेल। तो नीली व्हेल दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम होता है बैलेनोप्टेरा, बैलेनोप्टेरा मस्कुलस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये दोस्तों ये जान लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी है। यह जो है समुद्र में पाया जाता है। इसकी लंबाई करीब 20 मीटर है, यानी कि 98 फुट, और वज़न इसका लगभग होता है 180 मीट्रिक टन। कितना दोस्तों होता है, 180 मीट्रिक टन होता है। कितना तो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, ये जो है इसकी लंबाई 30 मीटर होती है, 98 फुट होती है, या फिर उसका वज़न होता है 180 मीट्रिक टन होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको अब ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा 180 मीट्रिक टन कितना होता है। तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है। 1 मीट्रिक टन इक्वल होता है दोस्तों 1000 किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है। तो इसलिए 180 मीट्रिक टन में कितना होगा दोस्तों। अब 180 को 1000 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, यानी 180 ये अकेला, बाकी 3 जीरो इसमें और शामिल कर लीजिए। तो ये हो गया दोस्तों 180,000 मीट्रिक टन हो गया, सॉरी 180,000 किलो हो जाएगा, 180,000 किलो हो जाएगा दोस्तों। तो इसका वज़न कितना होता है, 180,000 किलो हो जाएगा, यानी कि 1,80,000 किलो इसका वज़न हो जाएगा दोस्तों, जान लीजिए इतना ज़्यादा भारी होता है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगला है दोस्तों, अगला है मनुष्य की आँख में किसके कारण वस्तुएं रंगीन दिखाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जान लीजिए जो मनुष्य की आँख होती है उस पे जो चित्र बनता है उसको रंगीन आदमी कैसे देखता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन हैं, पुतली के कारण, या लेंस के कारण, पुतली मीन्स आयरिस, आयरिस के कारण, या फिर लेंस के कारण, या फिर रेटिना के कारण, या फिर कॉर्निया के कारण, किसके कारण होता है दोस्तों। चलिए नहीं पता, मुझे पता है, आपको नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं दोस्तों। तो इसमें होता है, तो दोस्तों ये सब कहाँ पर होती हैं, ये दोस्तें होती हैं रेटिना, जो रेटिना होता है अपना, वो रेटिना के पीछे एक कोशिका होती है, इसको बोलते हैं कोन सेल्स, शंकु कोशिका हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कोन सेल्स। तो जो कोन सेल्स क्या होते हैं, कोन सेल्स जो होते हैं फोटो रिसेप्टर होते हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो आपको रंग और बारीक विवरण देखने में मदद करती हैं दोस्तों। तो ये आपको क्या करते हैं, रंग को देखने में आपको मदद करती हैं दोस्तों। तो शंकु कोशिकाएं वैसे 2-3 प्रकार की होती हैं, आपको बता दें तो लाल शंकु कोशिकाएं होती हैं, हरी संवेदी शंकु कोशिकाएं होती हैं, और नीली संवेदी शंकु कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। तो ये सब कोशिकाएं क्या करती हैं, आपको रंगीन चीज़ों को देखने में मदद करती हैं दोस्तों। चलिए हमारे पास अगला क्या है, अगला है रात में, 20वां क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है दोस्तों। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा कारक है जो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो पहला इसमें क्या है, जल है, दूसरा सूर्य है, तीसरा ऑक्सीजन है, और चौथा है पर्णहरिम। जो बच्चे जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसके बारे में क्या जानते होंगे, वो इसका जवाब तुरंत देंगे, चुटकियों में दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला है जल, ये भी बेहद आवश्यक है उसके लिए। भाई जल अगर नहीं मिलेगा तो वो उसकी जड़ अवशोषित कैसे करेंगी। सूर्य बेहद सबसे ज़्यादा यही है। ऑक्सीजन, पर्णहरिम भी सबसे ज़्यादा है। इन तीनों के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा दोस्तों। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए ऑक्सीजन की जगह पर क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये दोस्तों ये क्या है, तीसरा ऑप्शन जो है यही क्या है, करेक्ट आंसर है कि ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए। ऑक्सीजन तो हम लोगों को चाहिए, जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या चाहिए,
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए दोस्तों। तो इसलिए क्या है, तीसरा ये आवश्यक बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। ऑक्सीजन और क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज, ये सब क्या होता है, इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो चलिए अगला चलते हैं, हमारे पास क्या है 21वां क्वेश्चन। रात में बिल्ली, कुत्ते, हिरण आदि जानवरों की आँख किसके कारण चमकती है? आपने कभी बिल्ली के आँख पर रोशनी डाला होगा टॉर्च से, या फिर जो भैंस होती है या बैल होते हैं उनकी आँख में अगर कभी टॉर्च डाला होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा कि उनकी आँख कैसे चमकती है। जी हाँ दोस्तों, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों चमकती है, क्या कारण है बच्चों, आपको यही बताना है दोस्तों कि रात में बिल्ली की आँख, कुत्ते की आँख, बैल की आँख, भैंसिया की आँख काहे चमकती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन इसका है टैपेटम लूसिडम, ये सब का है। टैपेटम लूसिडम का होता है बच्चा। अगला है दूसरा काली आँख के कारण, बिल्कुल सही, काली काली आँख है उसकी, तो ये हो सकता है। रेटिना के कारण, ये भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। रंगीन लेंस के कारण, जी हाँ दोस्तों। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसी वजह है जिसके कारण उनकी आँख चमकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं, आपका समय ख़त्म हो गया। चलिए दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, ये तीनों हैं खल्लास, ये तीनों क्या है, खल्लास है। सॉरी, ये कैसे हो गया, जी हाँ दोस्तों, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों दोस्तों क्या है, ये खल्लास है, इसे कोई काम नहीं। सही आंसर क्या है, टैपेटम लूसिडम। जो हो दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार का, आप जान लीजिए, टिश्यू है, कोशिका है, ऊतक कह सकते हैं आप, जो कि जानवर के रेटिना के पीछे होता है। ये दोस्तों क्या करता है, ये प्रकाश को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, जब उनके में आँख पर कोई रोशनी पड़ती है तो वो चमकने लगता है। इसे आई शाइन भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका काम क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, ये जो टिश्यू होता है टैपेटम लूसिडम, ये एक दर्पण की तरह काम करता है। तो रात में जो होते हैं, जो शिकारी जीव होते हैं, उनको शिकार को ढूंढने में मदद मिलती है, इसलिए ऐसा होता है दोस्तों। चलिए अगला हमारे पास क्या है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? हाउ मेनी रिब्स फाउंड इन द ह्यूमन। तो मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? 32 है, 33 है, 26 है, 11 है, कौन सी है? आपको यहीं पर बताना है दोस्तों। चलिए बताइए कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? जी जी जी, हम्म, चलिए बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म, जी दोस्तों, चलिए देखते हैं। ना तो 32 है, ना तो 33 है, ना तो 11 है। सही क्या है दोस्तों, 26 है। सही आंसर क्या है, पसलियाँ आप गिन लीजिए, 26 होगी इधर। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर जो है एक मिस्टेक है हमसे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं, तो हाउ मेनी रिब्स इन देयर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑप्शन अब यहाँ पर दिया गया है 32, 33, 26, 11। एक्चुअली में जो है, ये जो है 26 की जगह पर 24 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 24 होना चाहिए। तो ये है, तो जल्दी जल्दी लिखने में मुझे हो गया था, तो आप इसको जो समझिए। तो ये क्या है दोस्तों, 24 है, यानी 24 होती हैं। 12 एक साइड में, 12 एक साइड में, दोनों मिला के कितनी होती हैं, 24 पसलियाँ होती हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है 23, 23वां है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आपको बताना है कि आयरन है, हीमोग्लोबिन है, कैल्शियम है, कि पोटेशियम है, कौन करता है दोस्तों। आपको बताना है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, हीमोग्लोबिन है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है,
हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके रक्त में खून का रंग क्या करता है, लाल करता है और ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। तो अमूमन दोस्तों क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन और महिलाओं में थोड़ा कम होता है। तो रेशियो इसका है 12 से 14, यानी कि 12 से 16 के बीच में, 12 से 16 ग्राम के बीच में होना चाहिए पुरुषों में और 11 से 13 के बीच में होना चाहिए महिलाओं में दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास 24 क्वेश्चन है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए बताना है आपको सबसे छोटी सी हड्डी कौन सी होती है। तो पहला है फीमर, दूसरा है मैलियस, तीसरा है इनकस, चौथा है एस्टपीज। एस्टपीज, हाँ ये तो घास का नाम है। जी हाँ दोस्तों, घास के नाम पर ही उसको रखा गया है। तो घास फूस पहले खाते थे ना, इसलिए शायद हो सकता है घास के नाम पर रख दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें फीमर है, मैलियस है, इनकस है, एस्टपीज है, कौन है? तो दोस्तों जो फीमर होती है ये आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मैलियस, इनकस, एस्टपीज ये तीनों जो हैं आपके कान में पाए जाते हैं। तो इसमें जो सही आंसर क्या है, एस्टपीज। ये क्या है, एस्टपीज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है आपके बॉडी के अंदर, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी होती है। चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, 25। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? आपको बताना है पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। जहाँ सेल वाल जो होती है दोस्तों। तो प्रोटीन है पहला, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है सेलुलोज, तीसरा है काइटिन। जी हाँ दोस्तों, काइटिन। तो सही से जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर देखिए। तो पहला दोस्तों प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है सेलुलोज, चौथा है काइटिन। तो सही आंसर बताइए आप क्या है, सेलुलोज। क्या है सही आंसर इसका, सेलुलोज है दोस्तों। तो ये कैसे है देखिए, जो पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है कोशिकाओं में, उनकी सेलुलोज होती है दोस्तों। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। तो अगला चलिए देखिए, अगला हमारे पास क्या है, इनमें से कौन एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है? कौन सा एक क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है? हु इज़ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स? तो पहला देखिए कोशिका भित्ति है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, तीसरा है अंतःपरदब्बी जालिका दोस्तों, चौथा है इसमें कोशिका झिल्ली है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा है ऐसा जो अर्ध पारगम्य होता है, जो सेमी परमेबल होता है, या और इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। इसका मतलब दोस्तों इसमें क्या, इसके अंदर सिर्फ जो इसके लायक होगा, यानी इसके जो लायक होगा उसे ही एक्सेप्ट करेगा, उसे ही ले जाएगा अंदर, सेमी परमेबल अर्ध पारगम्य। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरदब्बी जालिका या फिर कोशिका झिल्ली? इसमें कौन सा है? नो नो नो, गलत, आप गलत बोल रहे हैं दोस्त, आप दोस्त गलत बोल रहे हैं मेरे दोस्त। तो ये दोस्त क्या होगा, ये क्या होगा, कोशिका झिल्ली। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अंतःपरदब्बी जालिका है, तो बिल्कुल नहीं, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। तो देखिए यहाँ पर कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो क्या होता है, कोशिका भित्ति के ठीक नीचे वाली जो लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो तो सुरक्षा काम करता है, दीवार का काम करता है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों ये काम करता है, जो बाहर के जो कण होते हैं, अणु होते हैं, या इनके लायक जो भी चीज़ होती है उसको सिलेक्टिवली यानी चयन करके अंदर ले जाते हैं। चलो भैया, तो हाँ तुम आओ तुम्हारे लिए ठीक हो, जी हाँ तुम आओ, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तुम बाहर जाओ, उसको बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, यानी इनके सेहत के लिए जो सूट करता है उसी को ये अंदर ले आते हैं, बाकी सबको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो चलिए अगला हमारे पास क्या है, 27वां। निम्न में से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड? दोस्तों क्या पहले क्या है, यकृत, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है थायराइड ग्रंथि, चौथा है लार ग्रंथि। लीवर और थायराइड ग्लैंड या फिर सलाइवा ग्लैंड,
और दूसरा है पैंक्रियाज। इसमें कौन सा है दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि। आप सोच रहे होंगे कि लार ग्रंथि है, तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यकृत है, तो बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे होंगे थायराइड है, तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें सही कौन सा है दोस्तों? दूसरा है अग्नाशय पैंक्रियाज। क्यों है दोस्तों मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि ये ऐसा ग्रंथि है जो इसके पास अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, कोशिकाएं के अंदर पाई जाती हैं। तो दोस्तों अग्नाशय क्या है? अग्नाशय के अंदर अग्नाशय रस निकलता है जो इसको भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ इसका यह है कि इसके अंदर से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी के अंदर खून में पाए जाने वाले शुगर को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। नहीं दोस्तों, अगर किसी 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 के अंदर ऐसा होता है कि जब ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है निकलना थोड़ा कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, तो उसके शरीर के अंदर उसके खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर का लेवल बढ़ जाती है, तो उसी को बोलते हैं क्या है? इसको शुगर की बीमारी हो गई है। तो अगला चलते हैं, हमारे पास 28वां क्वेश्चन है, 28वां है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है दोस्तों? कि माइटोकॉन्ड्रिया है, या राइबोसोम है, केंद्रक है, या फिर हरित लवक है दोस्तों मित्रों, यहाँ पर देखिए क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, केंद्रक है, हरित लवक है। तो कौन सा इसमें? ना 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 ना, बिल्कुल ना है, फंस जाए दोस्त। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ना है, फंस जाए, जान लिया, पछताए पड़े दूँगा। केंद्रक कोआ बिल्कुल ना हो, हरित लवक बिल्कुल ना हो। यहाँ पर क्या है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। आपने देखा होगा कोशिका की संरचना में, आपने देखा होगा छोटे छोटे बिंदु के आकार के ये दोस्त होते हैं, जो कि आपके बॉडी के अंदर कह लीजिए या फिर कोशिकाओं के अंदर कह लीजिए, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला देखिए हमारे पास पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पहला है रॉबर्ट हुक, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है दूसरा मतलब अगला रॉबर्ट कोच है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है बताइए? तो रॉबर्ट हुक ना, रॉबर्ट हुक ने तो 1665 ईस्वी में कोशिका को देखा था पहली बार दोस्तों। एकदम खुश हो गए थे बेचारे, इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, इनके नाम दुनिया भर में हो गया। कोशिका की खोज कर दिया, किसने कर दिया? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। फिर इसके बाद इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो मृत थी। अजीब बात है, वो इन्होंने मृत कोशिका की खोजी थी। तो आपको बताना है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। दिस इज चैलेंज फॉर यू। कोशिका को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? पेंसिल का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किया था। तो रॉबर्ट कोच ने दोस्तों पशुओं के अंदर जो होता है एंथ्रेक्स नामक बीमारी की खोज की थी। तो चलो अगला क्या हमारे पास है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिस कारण वो खट्टा होता है? इमली तो आप लगभग सभी लोग खाए होंगे, जो हमका जैसे देसी लोग होंगे वो ज़रूर खाए होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इमली में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल, या फिर साइट्रिक अम्ल क्या होता है? आपको ये बताना है इसमें दोस्तों। ऑक्सैलिक अम्ल तो बिल्कुल नहीं होगा, मैलिक अम्ल बिल्कुल नहीं होगा, टार्टारिक अम्ल तो हो सकता है। तो यही क्या है आपका सही आंसर है? टार्टारिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल दोस्तों सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में जाता है दोस्तों? सिरका में। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है ये? साइट्रिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। टार्टारिक अम्ल इसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। माइलिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? सेब में पाया जाता है। माइलिक अम्ल सेब हो गया, खुबानी हो गई, या फिर वो हो गया पियर हो गया, नाशपाती इसको बोलते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सैलिक अम्ल जैसे हो गया पत्ता गोभी, पालक हो गई, गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, टमाटर हो गया, केले हो गए, इनमें से ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है दोस्तों, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, ये चीज़ जो मैंने लिखा है
मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, बड़ी मेहनत करके लिखा हुआ है, तो 1 लाइक तो बनता है फटाफट। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, ना तो पैसा खर्चा होगा ना और टाइम खर्चा होगा, 1 को सेकंड नहीं लगेगा दोस्तों। लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों को अपने पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ये दोस्तों ये पार्ट 2 है, मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, जल्द ही इसका पार्ट 3 आएगा दोस्तों। चिंता मत कीजिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।